हेलो गाइस। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं गॉस लॉ पर बेस्ड और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और वन बाय वन क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये 57 जो आपको देख रखा है, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, कितना है 6i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। ओके, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन। देखिए बेटा, वाई जेड प्लेन होता है ये, दिस इज़ द वाई जेड प्लेन, क्योंकि आप एक्स एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है, दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द जेड एक्सिस। तो जो ये वाला प्लेन बनता है, जो ये वाला प्लेन बनेगा, जो ये वाला प्लेन बनता है बेटा, ये प्लेन, ये जो प्लेन बनता है इसे बोलते हैं वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन, इसका एरिया दे रखा है इन्होंने, कितना बोला है उन्होंने, 20 यूनिट्स दे रखा है, 20 यूनिट दे रखा है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा सर? इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, क्लियर है? किधर होगा इसका एरिया वेक्टर बच्चों? इसका एरिया वेक्टर होगा इधर, क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर होगा ये होता है एरिया इंटू आई कैप। एरिया की वैल्यू दे रखी है इन्हें 20 और ये हो गया आई कैप, ये हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से दे रखा है। इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि जो कंपोनेंट दे रखे हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, दोनों में, तीनों में दे रखे हैं, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला तुम्हारे पास ये होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे जनरली ई ए कॉस थीटा। इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें बेटा तो लिख सकते हैं फ्लक्स बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वेक्टर ई कितना है सर, 6i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप डॉट एरिया वेक्टर कितना है बच्चे 20 इंटू आई कैप। अगर आप देखें तो 6 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे और इस आई कैप को डॉट आई कैप कर देंगे, तो ये कितना हो गया 120 हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसकी वैल्यू आ गई है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। जो कितनी होगी 120 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बेटा, ये फ्लक्स की यूनिट होती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। देखिए 59 क्वेश्चन ये कह रहा है, एक सिलेंड्रिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फ्लेम, शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिलेंडर इज 0। तो देखिए इसमें गॉस लॉ लगेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए ध्यान से, सिंपली देखिए, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा, देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर को देखें तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इधर, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 3 सरफेस होते हैं सिलेंडर में, 1, 2 और 3, ठीक है। तो बच्चों देखो इसका एरिया वेक्टर, थर्ड वाले का एरिया वेक्टर किधर होगा? थर्ड वाले का एरिया वेक्टर होगा इधर। इस एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बताओ, थीटा कितना का हो गया सर? 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इस वाले के लिए बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा सर? सर इसका एरिया वेक्टर होगा इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था तुम्हारा इधर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड था तुम्हारा इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो θ1 कितना हो गया सर? 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से इस वाले के लिए, इसका अगर मैं एरिया वेक्टर छोटा सा एलिमेंट काटूँ यहाँ पर और इसका एरिया वेक्टर दिखाऊँ तो इसका एरिया वेक्टर यहीं तो होगा बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर किधर है? इधर है। तुमने क्या देखा, एरिया वेक्टर जो सेकंड वाले का है ये भी कैसा है? अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे है सर? 90 डिग्री। कितनी है? 90 डिग्री। क्लियर है बेटा, ठीक।
तो देखिए फ्लक्स जो होगा थ्रू द एंटायर सरफेस, क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होता है, तो मैं ये पता है सर, क्लोज इंटीग्रल होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, यही तो होता है। अगर आप देखें मैं यहाँ पर भी देखो छोटे छोटे एरिया ले सकते हो आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डी एस, यहाँ S1 लिखा है, मैं यहाँ पर DS1 ले सकता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले सकता हूँ, इसको बोलूँगा DS1। ठीक है, ये पहला वाला क्लियर। यहाँ वाले पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, देखो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया है, इसे बोलूँगा DS3। इसका एरिया वेक्टर दिखाऊंगा इधर, ये हो जाएगा DS3 वेक्टर। क्लियर है। अब DS1 DS2 DS3 का हम चला दें, क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या करोगे आप, छोटा एक एलिमेंट कंसीडर करो और उसका इंडिकेशन कर दो, तो पूरे इस एरिया से जुड़ने वाला फ्लक्स आ जाएगा। ऐसे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करो और उसका इंडिकेशन कर दो, तो इस पूरे एरिया से जुड़ने वाला फ्लक्स आ जाएगा। ऐसे इस पर छोटा सा एरिया कंसीडर किया और इसका इंडिकेशन कर देंगे, तो इस पूरे कर्व सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स आ जाएगा, तो पूरे सिलेंडर से जुड़ने वाला फ्लक्स आ जाएगा। आप देखो ये 3 सरफेस में बट रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, S3। अब आप मुझे बताओ, पहले सरफेस S1 है, इससे जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, बोलो EDS1 cos 180। दूसरा सरफेस है EDS2 cos 90। तीसरा कितना है, EDS3 cos 0। सही है। इस cos 180 की वैल्यू क्या होती है भैया, -1। बोलो -1 होती है, तो -E इंटीग्रेशन कर दूंगा DS1 प्लस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, प्लस इसमें क्या होगा, देखो E बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन DS3 और ये हो जाएगा S3। क्लियर। देखो इसका कितना होगा, -E इंटू इंटीग्रेशन करोगे तो S1 प्लस 0 प्लस E इंटू कितना हो जाएगा, S3। अब सिंस S1 किसके बराबर है बेटा, S3 के बराबर है, और इसको हम S लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, और देखो ये वाला एरिया बराबर है ना, क्योंकि प्लेन सरफेस है ये, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे -E इंटू एस प्लस के E इंटू एस, तो ये हो जाएगा फ्लक्स। कितना हो जाएगा, ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है NCERT का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। ये क्वेश्चन NCERT का है, बेसिकली एग्जाम्पल है ये NCERT का। अपनी नोटबुक में आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपके पास एक क्यूब दे रखा है। क्या दिया है, क्यूब। ठीक है, ये क्यूब दे रखा है। क्लियर बेटा, ध्यान से समझिए। ये y है, ये x है, और ये क्या है, z। ठीक है भाई, ये साइड आप देख सकते हैं इसकी, ये साइड कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में a दे रखी है। ये साइड ट्रायंगल की सब, ये क्यूब जो है इन सब की साइड कितनी दे रखी है, उसने a दे रखी है। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से, क्योंकि हम देखिए ये अब देख सकते हैं आप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो बेटा अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2 दे रखा है। ठीक है, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में दे रखा है। समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में दे रखा है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कितना है, 0 है। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है भाई, 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है। सही है, ये है। तो कह रहा है इस क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स बताओ। तो सुनो बेटा, सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा फेस है। सर ये फेस है लेफ्ट फेस, और सर ये कौन सा फेस है, ये है राइट फेस।
कौन सा फेस है, राइट फेस, ठीक है। तो पहले लेफ्ट फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स बताते हैं। देखो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तुम्हारे को ये पता है कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है बेटा, ये प्लेन वाई जेड प्लेन है, और ये वाला प्लेन भी क्या है, वाई जेड प्लेन है। केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन का है वो केवल और केवल इसी प्लेन से जुड़ेगा, केवल इन्हीं दो प्लेन से। बाकी के प्लेन जो भी होंगे, जैसे एक ये वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, एक फ्रंट वाला हो गया और एक से पीछे वाला हो गया, इनमें सब में फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पैरेलल जाएंगी, जो है इन दो लेफ़्ट और राइट वाले सरफेस के अलावा और सरफेस से सब पैरेलल जुड़ेंगी। तो पैरेलल जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास होती हैं तो उससे जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्मली जुड़नी चाहिए किसी एरिया से, तभी क्या बनाएंगी, फ्लक्स बनाएंगी। तो देखो लेफ़्ट वाले फेस के लिए देखिए आप, केवल लेफ़्ट वाले फेस के लिए, केवल लेफ़्ट वाले फेस के लिए, ठीक है। इस वाले के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा किधर लाई कर रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लाई कर रहा है, लेफ़्ट वाले का। तो लेफ़्ट वाले के लिए बताओ, अल्फ़ा की तो वैल्यू जो है वो बाद में रखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी होगी लेफ़्ट वाले के लिए, ए हो जाएगी ना। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, लेफ़्ट वाले का एरिया वेक्टर ध्यान रखना इधर होगा। लेफ़्ट वाले के लिए एरिया वेक्टर कितना होगा, सर इधर होगा। ये इनके दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है बच्चों, सर 180 डिग्री। कितना थीटा, 180 डिग्री। तो लेफ़्ट फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा, वो होता है ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 180। तो बच्चों देखो ये ई की वैल्यू लगा दो, अल्फ़ा इंटू ए की पावर 1/2, एरिया की वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर, ये ए है, ये है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस के अल्फ़ा इंटू ए की पावर 2 + 1/2 कितना होगा, 5/2 होगा। ये होगा लेफ़्ट फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स। कितना हुआ, लेफ़्ट फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स होगा। चलो राइट फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स बताओ। ये राइट फेस है, ये वाला फेस है राइट फेस, इसको ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं ग्रीन से। देखिए ये राइट वाला फेस ले रहा हूँ मैं, ऐसे करके शो कर रहा हूँ, ऐसे नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये राइट वाला फेस ले रहा हूँ बच्चों, ये राइट। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है, गुजर रहा है राइट वाले से, उसकी वैल्यू क्या होगी सर, अल्फ़ा। अल्फ़ा तो है ही, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी राइट वाले के लिए, देखो ये भी ए है और ये ए और ए कितनी हो जाएगी, 2a। तो यहाँ एक्स की जगह रख देंगे बस खाली 2a की पावर 1/2, सही है। तो राइट वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अल्फ़ा 2 की पावर 1/2 कितना होगा बेटा, √2, और ए की पावर 1/2 लिख देंगे, ए की पावर 1/2 लिख दो, चलो इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये राइट वाले पे हो गया। तो फ्लक्स थ्रू राइट फेस कितना होगा, देखो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा राइट वाले के लिए, एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा, बताओ, एरिया वेक्टर होगा इधर। दोनों का थीटा कितना हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 हो गया। तो राइट वाले के लिए फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो देखेंगे ए इंटू ए कॉस 0। बताओ ई की वैल्यू कितनी है, राइट वाले के लिए अल्फ़ा √2 ए की पावर 1/2, एरिया कितना हुआ ए स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो अल्फ़ा √2 ए की पावर कितनी होगी 5/2, कितनी होगी 5/2 होगी। क्लियर है। तो ये फ्लक्स किससे जुड़ेगा, राइट फेस से, ठीक है। तो बताओ टोटल फ्लक्स कितना हुआ क्यूब से जुड़ने वाला, क्यूब से जुड़ने वाला टोटल फ्लक्स कितना हुआ सर, एक तो होगा लेफ़्ट फेस से जुड़ने वाला होगा केवल और राइट फेस से, बाकी के 4 फेसेस जो होंगे उनसे फ्लक्स जुड़ेगा ही नहीं भाई, उनसे फ्लक्स तो जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि वो सारे फेसेस क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होंगे, इसलिए नहीं जुड़ेगा। तो लेफ़्ट फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना है, माइनस अल्फ़ा ए की पावर 5/2 प्लस के राइट फेस से जुड़ने वाला कितना है, अल्फ़ा √2 ए की पावर 5/2, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें अल्फ़ा ए की पावर 5/2 को कॉमन ले लो,
कितना आ जाएगा ये √2, ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स। किससे जुड़ने वाला फ्लक्स? क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कह रहा है इसमें वैल्यू लगा दीजिएगा, आप खुद वैल्यू लगा दीजिएगा। क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी हैं, ए की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, वो आप लगा दीजिएगा और इससे रिजल्ट और मिल जाएगा आपका। ठीक है बेटा, क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स आपको मिल जाएगा बेसिकली जो इसने पूछा है। अगर हम इसका जनरली अल्फ़ा की वैल्यू 800 लगा दें, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है 0.1 की पावर 5/2 लगा दें और सॉल्व करें √2 - 1, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। ठीक है सर। कुछ बच्चों को कहना हुआ सर ए की पावर वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो है बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होते हैं, समझने के लिए होते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं आ गया तो इसकी ज़रूर वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई होगी। ठीक है, इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं आती कभी भी पेपर में, जिससे बच्चे को जो है करने में दिक्कत हो। ठीक है, याद रखना। अब क्या कह रहा है वो, चार्ज पूछ रहा है, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा, क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बताओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी, इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना है 1.05, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻12 है। ये फॉर्मूला बन गया न्यूटन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू जो है चार्ज की निकाल के देखना 9.27 इंटू 10⁻12 कूलम आएगी। क्लियर है बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं 64। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 64 में क्या कह रहा है, एक फिगर क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, देखिए एक सिलेंडर दे रखा है बेटा। ठीक है, यहाँ पर इसको इसकी एक्सिस दिखाई है, ये इसकी एक्सिस दिखाई है, ये एक्स एक्सिस दिखाई है और ये वाई एक्सिस दिखाई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 200 आई कैप दे रखा है। कितना दे रखा है 200 आई कैप दे रखा है। ठीक, जस्ट अ मिनट बेटा है। तो देखिए बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो दे रखा है 200 आई कैप। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0, यहाँ से आगे जाएंगे तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इससे पीछे जाएंगे बेटा। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब -1 -2 में होगी। तो ये कह रहा है कि जो x ग्रेटर देन 0 के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 200 आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस में दे रखा है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रखा है। ठीक है, देखिए ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रखा है आपका, इधर दे रखा है 200 आई कैप। ठीक है, और जब हम x लेस देन 0 जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रखा है। ठीक है, 200 आई कैप। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, यहाँ माइनस लगाया है, यहाँ तो ऑलरेडी दे रखा है -x लेस देन। बेटा माइनस केवल डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, -आई कैप, इसका मतलब है 200 इंटू -आई कैप। -आई कैप का मतलब सोच लो नेगेटिव x एक्सिस, तो नेगेटिव x एक्सिस में 200 आई कैप दे रखा है। उसका मैंने यहाँ पे केवल और केवल डायरेक्शन दिखा रखी है एरो से कि ये माइनस डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से सुनो, इसका एरिया वेक्टर जो होगा इसकी क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया 5 सेंटीमीटर दे रखी है।
है ना। इस सिलेंडर की लंबाई भी दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है बच्चों ने, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और जो है 20 सेंटीमीटर है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है इसने, एक्स बराबर +10, और देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए दूरी दे रखी है इनने फिर 10, -10 जरूर है लेकिन वो 10 ही लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस लिख रहे हैं, ओरिजिन से नाप रहे हैं। यहाँ से इधर जाएंगे तो नेगेटिव ही है, माइनस का मतलब है आपको ओरिजिन से लेफ्ट में जाना है, माइनस का मतलब यहाँ ओरिजिन से राइट में जाना है, +10 का मतलब ये होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है नेट फ्लक्स बताओ थ्रू ईच फ्लैट फेस। ईच फ्लैट फेस कौन सा है सर? फ्लैट फेस एक तो ये है और एक फ्लैट फेस मेरा ये है। तो मुझे बताओ अगर मैं इस वाले फ्लैट फेस को कंसिडर करूँ, सेकंड वाले को, तो मुझे बताओगे बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? सर 200 आई कैप है, बिल्कुल सही है। इसका एरिया वेक्टर बच्चे किधर है? सर इधर है। और एरिया वेक्टर कितना होता है? एरिया इंटू आई कैप। तो इनके बीच का थीटा बताओ कितना है? 0। तो क्या लिखोगे सर? सेकंड वाले के लिए फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो प्लस के ई इंटू ए है फ्लक्स, सही है। मैं ई की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए सेम ही है, तो मैं अभी इसको ऐसे लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू नहीं लिख रहा, ठीक है भाई। ई, ये वाला ई और देखो ये वाला ई भी सेम है, और इसका एरिया जो होगा फ्लैट सरफेस 2 का और फ्लैट सरफेस 1 का ये भी सेम है। तो देखो फ्लैट सरफेस 1 के लिए बताओ कितना होगा, ये बताओ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? सर इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इसका एरिया वेक्टर किधर करेगा भाई? सर इधर लाई करेगा। इसका भी थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए फ्लक्स बताओगे कितना होगा? सर हो जाएगा ई इंटू ए कॉस 0। तो बच्चों ये भी कितना आ जाएगा? ई इंटू ए हो जाएगा। कितना आ जाएगा फ्लक्स? ई इंटू ए आ जाएगा। क्लियर? सर इसकी वैल्यू जो बेटा इसकी वैल्यू होगी वही इसकी होगी, तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी थी सर? 200। एरिया कितना होता है सर? πr²। बताओ चलो 200 इंटू पाई की वैल्यू पाई रहने तो चलो। रेडियस कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। भैया 5 इंटू 10⁻² कर दिया करो, इस पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया करो। देखो 200 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ होगी। क्लियर बेटा? तो देखो ये हो गया 25 2 जा 50 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴। तो देखो ये हो गया 5 पाई इंटू 10⁻⁴। तो ये कितना आ गया? 0.5 पाई आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब फ्लक्स ∅1 कितना हो गया? ये भी सॉल्व करेंगे तो 0.5 पाई न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आएगा। ये फ्लक्स की वैल्यू आएंगी दोनों के लिए सेम, ठीक है। हर फ्लैट फेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू सेम रहने वाली है, यही रहेगी। पाई की वैल्यू चाहो तो लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। कह रहा है फ्लक्स बताइए थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर मतलब कर्व फेस से पूछ रहा है, कर्व फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स बताओ कितना होगा। सेकंड पार्ट, फ्लक्स पूछ रहा है थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड ऑफ सिलेंडर, या फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस पूछ रहा है कितना होगा। तो बच्चों इस वाले कर्व सरफेस के लिए आप क्या देखोगे कि सर देखो ये वाले कर्व सरफेस के लिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इस पर कोई एरिया एलिमेंट काट लेता हूँ, छोटा सा एरिया एलिमेंट बच्चों काट लेता हूँ अगर मैं यहाँ पे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही तो दिखाऊंगा, इसका एरिया वेक्टर इधर ही तो दिखाऊंगा, छोटा सा एलिमेंट काट लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है? इसका इधर है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? सर 90 डिग्री होगी। सर मैं तो चाहता तो कर्व सरफेस पे एरिया एलिमेंट यहाँ काट ले, यहाँ काट लो यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका एरिया वेक्टर यहीं होता और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर किधर होता? इधर होता। तो दोनों बीच का एंगल थीटा कितना हो जाता? 90 हो जाता। 90 हो जाता, नहीं हो जाता? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब ऐसा होगा तो थीटा 90 हो जाएगा। थीटा 90 हो जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू होती है बेटा ई एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्लक्स 0 डिग्री हो जाएगा कर्व सरफेस के लिए। ठीक है, कह रहा है नेट फ्लक्स बताओ थ्रू द सिलेंडर थर्ड। तो नेट फ्लक्स कितना होगा बच्चों, नेट फ्लक्स होगा जो फ्लैट जो हमने फ्लक्स निकाला है एक 1 से एक फ्लक्स निकाला है, देखो उधर बेटा ये फ्लक्स 1 2 और ये 3, ये वाला जो होता है ये DS3 मान लो, तो ये 3 वाला सरफेस माना है। तो 3 वाले सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना था, ये जो फ्लक्स की वैल्यू आई है थर्ड वाले सरफेस से जुड़ने वाली आई है। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस S3। तो बताओ S1 के थ्रू जुड़ने वाला फ्लक्स कितना था बेटा भाई, ये S1 के थ्रू जुड़ने वाला फ्लक्स है, इसको हम S2 के थ्रू जुड़ने वाला फ्लक्स बोल सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम है 0.5 पाई 0.5 पाई। और सर इससे जुड़ने वाला फ्लक्स कितना है 0, तो 0.5 में 0.5 जोड़ोगे तो 1 इंटू पाई आ जाएगा। इसका मतलब आंसर आएगा 3.14 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स की वैल्यू है। ठीक है, नेट फ्लक्स की। अब क्या पूछा चौथे पार्ट में बच्चों, ये पूछा बताओ नेट चार्ज कितना हुआ। तो नेट फ्लक्स इक्वल टू होता है नेट चार्ज जो इंक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ सर, होगा 3.14 इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻12। तो बच्चों नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम। ये आ जाएगा आपका नेट चार्ज। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस के आपने देख रहे हैं, मेथड देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी हैं बशर्ते अप्रोच हमारी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी NCERT का है, लेकिन अभी की जो NCERT गिवन है आपको न्यू उसमें नहीं मिलेगा देखने को, ये पुरानी NCERT में था। ये क्वेश्चन काफ़ी चीज़ बयां करके जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अप्रोच क्लियर करने के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल्स जो है हम 65 देखते हैं। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम्पल 65। एक में एक चार्ज प्लस क्यू ओरिजिन पे रखा है। देखिए सबसे पहले तो मैं फिगर बना देते हैं जो बढ़िया सी। ठीक है, और यहाँ कोई सेंटर है, ये से ये दिखा देते हैं, एक लाइन यहाँ से दिखा देते हैं, ये लाइन। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉइंट O है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज ओरिजिन पे रखा है, वो बेटा प्लस क्यू चार्ज ओरिजिन पे रख दिया। ठीक है, कंसीडर स्फीयर S विथ सेंटर 2,0,0। ठीक है, इसका सेंटर जो है कितने हैं 2,0,0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्फीयर S है। ठीक है, ये स्फीयर S। ठीक, यहाँ पॉइंट लिख दीजिए या पॉइंट मेंशन कर दीजिए, ये पॉइंट है S, ये P। ठीक है, ये ऐसे एक बेटा एक लाइन खींच की मैंने, ये पॉइंट है T और ये पॉइंट है Q। ठीक है, और ये पॉइंट है R, दिस इज द पॉइंट R। क्लियर, और ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज W। ठीक है बेटा, चलिए आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जो है ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 1 है, ये रेडियस 1 है। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक। तो उन सब चीज़ों से अभी आप देखिए, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस √2 मीटर है, ये स्फीयर √2 मीटर का खींचा गया है और ये स्फीयर भी √2 मीटर का खींचा गया है। बस इतना ध्यान रखें। ठीक है बेटा, ये ध्यान।
मतलब ये यहाँ से कहना चाह रहा है कि ये वाला जो स्फीयर है इसका सेंटर यहाँ से 2 मीटर पे है, ये कहना चाह रहा है। क्लियर? ठीक, ये है। अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, ये कहना चाह रहा है कि कंसीडर ए स्फेरिकल कैप। क्या कह रहा है? स्फेरिकल कैप है PSQ, PRQ एंड PWQ। देखिए ध्यान से, ये है PSQ, ये है PSQ, ये वाला स्फेरिकल कैप है PSQ। कैप मतलब एक छोटा सा भाग ले लो PSQ, ठीक है। और एक कह रहा है PRQ, एक कह रहा है PRQ, एक ये स्फेरिकल का पार्ट ले लो। है तो ये स्फीयर का ही पार्ट ना, ठीक है। अगर इस वाले को कंप्लीट करोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। और तीसरा है PWQ, तीसरा है बच्चों PWQ। क्या है? PWQ है। चलो ठीक है, PWQ ये हो गया, ये वाला हो गया, ये 3 पार्ट हो गए आपके PWQ। क्लियर? अब आप कह रहा है विद नॉर्मल आउटवर्ड टू द रेस्पेक्टिव स्फीयर, जो इनके नॉर्मल हैं। देखिए नॉर्मल का मतलब है, देखिए PSQ का देखा, अगर आप देखें, मैं उसका एक मिनट, देखिए PSQ के लिए कह रहा है ना, ये शब्द याद रखिए, विद नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है एरिया वेक्टर, मतलब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। देखो ये PSQ है, ये P है, ये S है, ये Q है। इसका नॉर्मल किधर होगा बेटा? इसका नॉर्मल सर इधर ही तो होगा, बोलो, इसका नॉर्मल इधर ही तो होगा। क्लियर है? दूसरा कह रहा है ये PRQ, बेटा PRQ किधर है? सर PRQ भी है, ये P है, ये R है और ये Q है। बोलो बच्चों, ये तो था मेरा क्या? PSQ, और इसका एरिया वेक्टर होगा ये। एक ये था PRQ, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ये होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा इधर। क्लियर है? एक है PWQ, देखो एक है PWQ विद नॉर्मल, कह रहा है ना PWQ किधर है? सर ये वाला पार्ट है PWQ। देखो PWQ इधर दिखा दे रहा हूँ, PWQ, ये है PWQ, ये था PW और ये था Q, ये PWQ है। क्या है? ये PWQ। क्लियर? ये वाला पार्ट जो है ये PWQ है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। ये ऐसे, ठीक है, ये PWQ, ठीक है, ये हो गया PWQ। ठीक, अब आप देखें इसका नॉर्मल किधर होगा बच्चों? इसका नॉर्मल सर इधर होगा, इसका नॉर्मल इधर होगा। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फ्लैट सर्किल दे रखा है PTQ, देखो फ्लैट सर्किल है PTQ, ये बना देते हैं इससे, जिससे समझ में आया तुम्हारे। ये चलो इससे बनाते हैं ऑरेंज से, ठीक है। ये देखो ये PTQ है, ये फ्लैट सरफेस होगा, ये इस तरीके का होगा, इस तरीके का PTQ सर्किल है। क्या दिख रहा है? ये सर्किल PTQ, ऐसा सर्किल है PTQ, ऐसा है। तो जब तुम सामने से देखोगे ना वो लाइन दिखेगी, इसलिए ये डॉटेड लाइन में ऐसे बना दिया है। अरे एक सर्किल है, तुम जब सामने से देखोगे तो वो सर्किल की लाइन ही तो दिखेगी एक, तो वो लाइन है, ठीक है। ये P और बोल दिया इसने, ये T और ये है Q, ये PTQ एक सर्किल है, सही है, ठीक। एलोंग विद नॉर्मल, इसका नॉर्मल किधर होगा बच्चे? इसका नॉर्मल भी इधर होगा। इतना सबके नॉर्मल समझ में आ गए। अब कह रहा है व्हाट इज़ द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। अब ये बताओ, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ रखा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ रखा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ रखा है तो एक बार बताइएगा, इससे जो लाइंस निकलेंगी, मैं ऐसे दिखाता हूँ, इससे जो लाइंस निकलेंगी इस पॉजिटिव चार्ज से, वो तो हर डायरेक्शन में निकलेंगी। सो इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी ना, इधर भी निकलेंगी, सही है बेटा। इस पॉजिटिव चार्ज से लाइन इधर भी निकलेंगी, इस पॉजिटिव चार्ज से लाइन इधर भी निकलेंगी, और देखो इस पॉजिटिव चार्ज से लाइन इधर भी निकलेंगी, इसकी टेंजेंशियली, सही है। और ऐसे इससे लाइन इधर भी निकलेंगी टेंजेंशियली। तो समझ में आया नहीं आया? जरा जस्ट अ मिनट, ये ऐसे निकलेंगी टेंजेंशियली, देखो ऐसे,
ऐसे भी निकल गई। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से भी निकलेंगी बेटा, ऐसे निकलेंगी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऐसे निकलेंगी। तो ये पूछ रहा है कि ऐसी सिचुएशंस में फ्लक्स कितना होगा, क्या होगा फ्लक्स, पहले से 4 जो सरफेस हैं PSQ के लिए, PRQ, PWQ और PTQ के लिए फ्लक्स का साइन कितना हो, कैसा हो। तो बताओ, ये बताओ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, PSQ के लिए सर इधर जा रही है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो ना इधर ही जा रही है, ठीक है। इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, इस वाले के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, और देखो इस वाले के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। अब आप मुझे बता दो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है सर 180, तो बताओ फ्लक्स थ्रू PSQ कितना होगा, बोलो फ्लक्स थ्रू PSQ कितना होगा सर E/S cos 180। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -ES हो जाएगी। चलो इसके लिए बताना क्या होगा फ्लक्स, इसके लिए फ्लक्स होगा PRQ के लिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर 0 होगी, तो ES cos 0 की 1 होती है प्लस के ES हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट देखो इधर PWQ है, तो इसका भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0, तो फ्लक्स कितना होगा PWQ के लिए सर देखो ES cos 0 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स हो जाएगा ES। अब इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी सर, इसके लिए भी थीटा की वैल्यू कितनी है सर 0 है, तो फ्लक्स हो जाएगा ES cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ES। आप मुझे बताओ, ये बताओ फ्लक्स जो है ये PTQ है, PTQ से जुड़ने वाला फ्लक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होगी प्लस की होगी ES, क्या होगी इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, सही है। सबके लिए फ्लक्स की वैल्यू कैसी हो रही है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए कैसी है फ्लक्स की वैल्यू PSQ के लिए सर नेगेटिव, ठीक है। तो ये कह रहा है कि साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, तो फर्स्ट वाले के लिए ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है PRQ है, थर्ड वाला कौन सा है सर PWQ है, चौथा वाला कौन सा है सर PTQ है। इनमें साइन कैसा होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव होगा, क्लियर। अब कह रहा है रिलेशन में मैग्नीट्यूड बताओ, 1 से 4 के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा। बेटा एक बताओ, इसका फ्लक्स नेगेटिव आया है, लेकिन तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो केवल और केवल क्या देता है, वैल्यूज़ देता है, डायरेक्शन तो देता नहीं। तो इसके लिए अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड देखा जाए, फॉर मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम देखें तो फ्लक्स PSQ का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर ES होगा, उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, माइनस से कोई मतलब नहीं है। सर इसका मैग्नीट्यूड बताएं, इसका मैग्नीट्यूड देख लो सर, वो तो वही रहेगा PRQ के लिए कितना होगा E/S होगा सर, हमें प्लस माइनस से मतलब ही नहीं है इसमें। PWQ के लिए मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, इसका फ्लक्स का वैल्यूज़ कितनी होगी E/S होगी, यही इसका मैग्नीट्यूड होगा। हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे तो ये प्लस माइनस से मतलब नहीं होता, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है। तो PTQ के लिए भी कितना होगा सर, वही होगा E/S होगा। तो सबके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी है भाई, सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए किसका PSQ का जो फ्लक्स है का मैग्नीट्यूड है, जो PRQ फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है, जो PWQ फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है, और जो PTQ फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है, इन सब के लिए क्या रहेगा वैल्यू सेम रहेगी। क्या रहेगी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्या रहेगा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये इसका आंसर हो गया बी पार्ट का, ठीक है। सी पार्ट कह रहा है कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस सेकंड डायरेक्टली कितना होगा, सेकंड सरफेस से पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, सी पार्ट पूछ रहा है सेकंड सरफेस कौन सा है PRQ। तो एक बताओ सेकंड सरफेस यही तो है PRQ, चलो यहाँ बना लेते हैं PRQ, सेकंड सरफेस है ये PRQ, PR और ये Q। ये जो R पॉइंट है, ये तो ओरिजिन था,
आप देख रहे हैं ये ओरिजिन था, इस ओरिजिन पे चार्ज कितना रखा था, प्लस क्यू रखा था ना प्लस क्यू। ठीक है सर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर निकल रही थी, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी सर बाहर की ओर, बिल्कुल निकल रही थी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, ध्यान रखना, इस पॉइंट पर पी आर क्यू, इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्वेश्चन में दे रखी है। अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आर तक की, ठीक है, वो दूरी कितनी होगी बताओ, उसकी रेडियस की तो बराबर होगी। अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी सर, √2 मीटर होगी। यही तो रेडियस है बेटा इस सर्कल की रेडियस, क्योंकि सेंटर ही है, सेंटर ही है, तो ये √2 रेडियस का ही तो बनाया हुआ है, √2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी √2 मीटर। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर था बेटा, इसका एरिया वेक्टर सर इधर था, दोनों की डायरेक्शन इतनी थी θ0। तो बताओ इससे जुड़ने वाला फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी सर, ये हो जाएगी ES cos 0। सर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E × S हो जाएगा। सही है बेटा। E की वैल्यू क्या होगी सर, 1/4πε0, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर आर पर देखना है, आर पर बताओ कितना होगा, 1/4πε0 Q/, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, √2, तो √2 का होल स्क्वायर इंटू S आ जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर, Q, क्योंकि इसका एरिया नहीं पता ना, Q × S/4πε0 इंटू 2 है। क्लियर है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, इसकी, तो Q इंटू भाई 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 9 × 10 का 9 होती है, इंटू Q × S/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगी 4.5 इंटू 10 का 9 इंटू Q × S। ये फ्लक्स आ जाएगा PRQ के से जुड़ने वाला। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़, ये जो मैग्नीट्यूड्स था, देखो यहाँ पर फ्लक्स की जो वैल्यू थी, देखो आप ये देख रहे थे, ये वाला जो सरफेस था, ध्यान से सुनो, जो ये है, अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से समझ में और अच्छे से आएगा। देखो ये कॉपी, और इधर देखो, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ये तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। देखो ये पेस्ट कर, ठीक है, ये बोलो। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड था, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E × S cos θ। ये तो डायरेक्शन के लिए शो करता है, क्या शो करता है, डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E × S, वहाँ पर ये cos θ की टर्म भी हटा देते हैं। ये किसके लिए है, फॉर मैग्नीट्यूड के लिए, फॉर मैग्नीट्यूड के लिए। ये किसके लिए, मैग्नीट्यूड भी बताएगा प्लस डायरेक्शन भी बताएगा, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताएगा। ठीक है, अगर आप देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जुड़ रही थी, ठीक है, इस PSQ के लिए, ध्यान से सुना, मैं इसको रेड पेन से शो कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, या इससे लिख, मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो PSQ से जुड़ रही थी, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन PSQ से जुड़ रही थी, वो जो लाइन PSQ से जुड़ रही थी, वही लाइन अगर आप देखें तो इस पूरे एरिया से भी जुड़ेंगी। यही लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी एरिया से जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेंगी, बोलो, जुड़ेंगी। तो बताओ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम ही आएगी सबके लिए। भाई ये एक पार्ट है, अगर इसका प्रोजेक्शन अगर आप यहाँ से मारोगे, जस्ट अ मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसका प्रोजेक्शन यहाँ से देखेंगे, इस वाले भाग का, PSQ के वाले भाग का बेटा प्रोजेक्शन अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन एक सर्कल ही बनेगा, और वो सर्कल का जो एरिया होगा वो इतना ही होगा। ये पूरा एरिया है, ये स्फीयर का पार्ट है, एक सर्कल का पार्ट है, ये मानो, ठीक है। ये क्या है, ये जो है आपके पास 2 स्फीयर दे रखे हैं, ये एक स्फीयर का पार्ट हो गया, बात समझना। अब आप मुझे बताओ, PRQ एक स्फीयर का, PSQ एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से प्रोजेक्टेड होंगी वो तो पूरे एरिया से जुड़ेंगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। जितनी PSQ से जुड़ेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देखेंगे, क्योंकि इस एरिया से भी जुड़ेंगी, इस पर्टिकुलर एरिया से जो PWQ है, इस वाले से भी उतनी जुड़ेंगी। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो टेंजेंट ऐसे निकल के जाएगी इसके छूती हुई, तो इसके बीच में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ही जुड़ रही है ना। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे जुड़ेंगी इतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन इस PWQ से भी जुड़ेंगी, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा था,
सर एक था पी आर क्यू, अब आप मुझे बताओ पी आर क्यू के लिए, पी आर क्यू यही तो था, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो इससे भी उतनी जुड़ेंगी ना जितनी और एरिया से जुड़ेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू सेम होगी यहाँ पे या नहीं होगी बेटा, ई की वैल्यू सेम है सबके लिए, एरिया की वैल्यू सेम है, तो याद याद इनका प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम ही तो होगा फ्लक्स, इसलिए सबके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, क्या आई है, सबके लिए सेम आई है, ये ध्यान रखना भाई। अगर फ्लैट फेस के लिए भी देखो फ्लैट फेस के लिए भी देख लो, ये वाला फ्लैट फेस है, इसके लिए भी देख लो, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो इसके अंदर से पास हो रही हैं, देखो इसके अंदर से सारी पास हो रही हैं। इस वाले सरफेस के लिए देख लो यार, इस वाले सरफेस के लिए देख लो, इस वाले के लिए देख लो, ठीक है, क्या देखोगे इस वाले के लिए कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाले एरिया से भी कैसी हो रही हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही पास हो रही हैं पूरी की पूरी, ठीक है, और इस वाले के लिए भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, एरिया की वैल्यू सेम है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 67, ठीक है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखे हैं, दो कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखे हैं, पहला एक कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखा है और एक कंसेंट्रिक स्फीयर ये भी दे रखा है, सही है, ठीक, इस पर चार्ज कितना दे रखा है सर, क्यू चार्ज दे रखा है, इस पॉइंट पर चार्ज कितना दे रखा है सर, 2Q दे रखा है, ठीक है, ये सरफेस कितना दे रखा है S1, ये सरफेस कितना है S2, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है सर R1, और ये रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की R2, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है थ्रू S1 और S2 के थ्रू कितना होगा, ठीक है, फ्लक्स का पूछ रहा है रेशो कितना होगा थ्रू S1 एंड S2, तो ये बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, सर होता है Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस S1 के थ्रू पूछा है, तो ये S1 जो है इसके अंदर जो इंक्लोज चार्ज है वो कितना है सर, Q चार्ज इंक्लोज है, देखो S1 के थ्रू अंदर कितना इंक्लोज चार्ज है सर, Q है, उस समय ये जो सरफेस S1 है ये गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करने लगे, क्योंकि तुम्हें पता है गॉसियन सरफेस के अंदर जो इंक्लोज चार्ज है वही हम लेते हैं यहाँ पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सर S2 के अंदर कितना चार्ज है, देखो ये सरफेस S2 है, इसके अंदर चार्ज 2Q भी है और देखो Q भी है, कुल मिला के 3Q हो गया, 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो उस समय सरफेस S2 एक गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है बेटा, तो बताओ इसका रेशो कितना होगा सर, इसका रेशो हम निकाल सकते हैं इजीली, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई 3Q, तो बच्चों देखो Q से Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1/3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर, इतना रेशो आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड कह रहा है फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 बताओ, अगर मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए तो ये बताओ कि इस S1 के अंदर, मैं इसी फिगर को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपके, ये कॉपी करिए देखिए ये देखिए क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बताइए अगर मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर वो से S1 के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए, इस सरफेस S1 के अंदर, एक सेकंड, इस सरफेस S1 के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए, तो बताओ जिसका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, तो ये बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला एयर में कितना होता था सर, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता था, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी है, किसकी, परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस की, है कि नहीं, फ्री स्पेस मतलब एयर में, परमिटिविटी ऑफ एयर की मान लो, या फ्री स्पेस की कह सकते हो आप, फ्री स्पेस की बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्लक्स जो था इंक्लोज चार्ज के लिए Q इंक्लोज कितना था थ्रू S1 के लिए, अगर फ्लक्स निकालें S1 के लिए निकालें तो एयर में कितना था, फॉर एयर के लिए बोल रहा हूँ, एयर के लिए अंदर चार्ज कितना था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट था, ये तो निकाला था इन एयर, इन एयर ना, फॉर मीडियम के लिए
अगर मीडियम के लिए निकालना चाहें S1 के अंदर इंक्लोज चार्ज कितना होगा, तो वहाँ पे बस आपको क्या करना है, क्यू बाई, यहाँ मीडियम की परमिटिविटी आएगी एप्सिलॉन, क्या आ जाएगी, मीडियम की परमिटिविटी। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बस ये आ जाएगी बेटा। मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहाँ के क्या होता है बेटा, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है के, सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है। तो बच्चों देखो फ्लक्स थ्रू S1 कितना आएगा, क्योंकि S1 के अंदर इंक्लोज चार्ज तो अभी भी क्यू ही है, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा। तो देखो 1/k देख सकता हूँ मैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूँ, बोलो बेटा, इस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूँ, सर इस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकता हूँ 5S1। क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो हमने निकाला। या तो इतना आंसर छोड़ दो, इतना आंसर छोड़ दो आप, क्लियर है, इतना छोड़ दो, ठीक है। ये फ्लक्स आएगा, कितना आएगा, जब मीडियम में, इन मीडियम, ठीक है, इन मीडियम ये फ्लक्स इंक्लोज होगा थ्रू S1, ठीक है। कह रहा है थर्ड पार्ट बताओ कि फ्लक्स थ्रू S1 चेंज, कैसे फ्लक्स चेंज होगा S1 अगर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं S2 में इन प्लेस ऑफ एयर। अब देखो इसमें क्या किया है, अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ फिर से, देखो देखो कॉपी, और देखो थर्ड पार्ट के लिए बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन। ये देखो बेटा, एक चीज़ बताइएगा, ये एक चीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल बना लेता हूँ एक, चलो ठीक है बेटा। ये S1 होगी, इसके अंदर चार्ज कितना था, Q चार्ज था, और इस यहाँ पर चार्ज कितना था, 2Q था। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस R1 है बच्चा, यहाँ तक की रेडियस R2, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मीडियम के इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इन S2 में, तो इन S2 में क्या है, यही तो है S2, ठीक है, ये S2 है। इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया के इन प्लेस ऑफ एयर, तो लेकिन पूछ क्या रहा है, इसके अंदर तो अभी भी एयर है भाई, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर S1 के अंदर इंक्लोज चार्ज कितना है, Q, और इसके अंदर हवा है, हवा के लिए कौन सी मीडियम लोगे, एप्सिलॉन नॉट। क्या लोगे, मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो देखो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं यार, अगर के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। S1 और S2 के बीच में तुमने मीडियम को भरा है, अगर तुम उसी मीडियम को अगर यहाँ पे भर देते S1 के अंदर तो फ़र्क पड़ा है। कितना फ़र्क पड़ा है, के टाइम्स जो फ्लक्स है वो घट गया है, लेकिन यहाँ देख रहे हो फ्लक्स की वैल्यू वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं आया, सेम रही है, ध्यान रखना, नो चेंज इन फ्लक्स, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस रीजन इस फेस में 5I कैप प्लस 4J कैप माइनस 4K कैप इंटू 10⁵ दे रखा है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। पूछ रहा है फ्लक्स बताइए ओवर द सरफेस, एरिया वेक्टर दे रखा है आपको 2I कैप माइनस के J कैप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, क्लियर है। पूछ रहा है फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर S होता है। तो बेटा देखो वेक्टर E कितना था 5 इंटू इस 10⁵ का मल्टीप्लाई अंदर करके लिख लो 10⁵ I कैप प्लस 4 इंटू 10⁵ J कैप प्लस माइनस 4 इंटू 10⁵ K कैप, ये हो जाएगा। फिर डॉट लगाओ, एरिया वेक्टर यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 10⁻² I कैप माइनस 2 माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, देखो J कैप 10⁻² का मल्टीप्लाई अंदर कर दो 10⁻² इंटू J कैप, ऐसे करके पहले लिख लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से
इस आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप से करोगे तो 1 आता है। तो सीधे इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो कॉफिशिएंट है और इसका जो कॉफिशिएंट है आई कैप का, उसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 5 × 10⁵ इंटू 2 × 10⁻², ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, फिर लिखो प्लस ये जे कैप है, देखो इसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई इसके मैग्नीट्यूड से करो और जे कैप डॉट जे कैप 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁵। ठीक है, इंटू यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दो 10⁻² इंटू जे कैप डॉट जे कैप। ठीक है बेटा, उसके बाद के कैप यहाँ पे है नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 0 के कैप लोगे तो उसका मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वो तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये तो आ गया बेटा 5 × 2 = 10 होते हैं, ये आ जाएगा 10⁻⁴। भाई 5 × 2 = 10 होते हैं, 10⁻⁶, 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता ही है, ये माइनस हो जाएगा। देखिए अब ये कितना आएगा, ये हो जाएगा -4 × 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 10,000, ये हो गया -4,000। 10,000 में से 4,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा हमारे पास। रिफ्लक्स का फॉर्मूला होता है Nm/Cm², ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ आई कैप। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस एरिया 10 cm², व्हेन इट्स प्लेन मेक पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। देखो उधर, देखो बेटा ये वाई जेड प्लेन है, दिस इज द वाई जेड प्लेन। क्या है ये, वाई जेड प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ठीक है, एरिया, इसका एरिया वेक्टर बच्चों किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा सर 10 cm² होगा। सही है, तो देखो इधर इसका थीटा एंगल कितना हुआ सर, इसका थीटा एंगल होगा 0। क्लियर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था होता है वैसे, ये वाई जेड प्लेन है, ये ध्यान रखना। क्या है ये, वाई जेड प्लेन। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा E × S, थीटा की वैल्यू होगी cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा E × S। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 3 × 10⁻³ का मतलब होगा 1000 इंटू एरिया कितना है बेटा, इसका एरिया क्वेश्चन में गिवन है 10 cm²। सेंटीमीटर² को लिखेंगे तो 10⁻⁴ मीटर² लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में कितना है 10 cm², 10 × 10⁻⁴ लिखेंगे तो देखो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4 और इससे ही करंट चला हो जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, सही आएगी Nm/Cm²। ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी आएगी वैल्यू बेटा फ्लक्स की, 3 आ जाएगी। क्लियर है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये स्क्वायर का सरफेस एरिया 10 cm² हमारे को दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो 10 × 10⁻⁴ लिख देंगे। क्लियर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 × 10⁻³ दे रखा है। ठीक है, और ये हमारे पास ये हो ही गया हमारे पास, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, 3 आ गया फ्लक्स। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस नॉर्मल, ये कह रहा है इस प्लेन का जो नॉर्मल है मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो, पहले प्लेन जो था आपका इस तरीके से था, इसकी एक्सिस यही तो थी। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। देखो पहले प्लेन की एक्सिस ऐसी थी, आप अगर देखें तो पहले प्लेन की एक्सिस ऐसे थी। अब ये कह रहा है प्लेन की एक्सिस को 60 डिग्री पे कर दिया एक्स एक्सिस के साथ। बच्चों देखो एक्स एक्सिस ये है, अब प्लेन की एक्सिस को इन्होंने टिल्ट कर दिया एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे। तो ये बताओ इसका प्लेन ऐसे ही तो बनेगा, इसका प्लेन ऐसे ही तो बनेगा। यस सर, ऐसे ही बनेगा।
बच्चों इसका एरिया वेक्टर अगर आप देखें, ये कह रहा है नॉर्मल टू इट्स प्लेन, अच्छा नॉर्मल टू इट्स प्लेन, सॉरी इसको टिल्ट किया है और कहा है इसका नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ये है नॉर्मल इट्स प्लेन जो होगा एरिया वेक्टर, वो एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के साथ नॉर्मल टू इट्स प्लेन 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये हो गया 60 डिग्री। तो ये थीटा एंगल होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों के बीच का एंगल होता है 60 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दे रखा है तुम्हारा सर, आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दे रखा है, आई कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दे रखा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर 3 इंटू 10⁻³ इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, एरिया कितना हो गया तुम्हारा सर, एरिया तो वही था 10 इंटू 10⁻⁴, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/√3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये तो कट ही गया, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो निकल के आ रही है। क्लियर, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी वही क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें ध्यान से सुनिए, देखिए ये कह रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 5 × 10⁻³ आई कैप लगा हुआ है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ठीक है, फ्लक्स पूछा है, ये तो सिंपल ही है, वाई जेड प्लेन तो ऐसे बनाओगे तुम, ये वाई और ये जेड, ये बता ही चुका हूँ अभी। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर दिखा दोगे, ये है 5 × 10⁻³ इंटू आई कैप न्यूटन पर कूलम। बच्चों इसका एरिया वेक्टर किधर होगा सर, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है ऑन साइड, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया। इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, इस साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर की और ये भी साइड दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है बेटा, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा ये पूछ रहा है, तो बताओ फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है ई × एस। ई कितना है सर 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ इंटू एरिया कितना हुआ 10 × 10 इंटू 10 के बाद -4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये तो ये कट गया, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 50 आ जाएगी, कितनी आएगी 50 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कह रहा है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द प्लेन 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, प्लेन बना रहा है आप 30 डिग्री, ध्यान रखना, प्लेन 60 डिग्री, अगर नॉर्मल 60 डिग्री बना रहा है तो नॉर्मल तो बच्चों ये हो गया, ये इसका नॉर्मल है भाई, इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया इन्होंने, और इसका जो नॉर्मल होगा इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखो ये कह रहा है इसका प्लेन बनाना है 30 डिग्री एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ, प्लेन क्या होगा, देखो प्लेन पहले कैसा था, प्लेन पहले ऐसे था, अब इसको घुमा दिया आपने, इस प्लेन को घुमा दिया, ये प्लेन अब ऐसा हो गया, एक्सिस को घुमा दिया करो, एक्सिस घूम गई तो प्लेन घूम गया मान लो। ठीक है, ये एक्सिस घुमा दिया करो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना दे रखा है 5 × 10⁻³ आई कैप दे रखा है। ठीक है, अब प्लेन बना रहा है, प्लेन ये प्लेन है भैया, प्लेन की ये एक्सिस है तो प्लेन ऐसा घुमा है, ये प्लेन कितना एंगल बना रहा है सर, ये प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री। अब ये बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस वाले प्लेन का सर, एरिया वेक्टर तो हमेशा प्लेन के नॉर्मल होता है, तो ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। ये पूरा एंगल कितना है सर 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर 90 में से 30 गया 60। तो बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा सर, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ई × एस कॉस 60। ई की वैल्यू कितनी है सर 5 × 10⁻³, एरिया की वैल्यू कितनी है सर, एरिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 100 इंटू 10⁻⁴, और 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो देखो जरा ये हो गया 50 और 50/2 25 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 25 आ गया, कितना आ गया 25।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया दे रखा है, देखिए क्वेश्चन 7 कह रहा है एक चार्ज है जो सेंटर पे इस हेमिस्फीयर पे पूरा है, डिटरमाइन करना फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द हेमिस्फीयर सरफेस। तो देखो ये तो सिंपल था, ये मैंने बता चुका हूँ और वीडियोज़ में कि कोई भी अगर हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ क्यों, तो सबसे पहला काम क्या होता है, इस चार्ज को इंक्लोज करना। इस चार्ज को क्या करना, इंक्लोज करना। एक है ये अभी ओपन है, अभी ये ओपन है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा है, ये अभी ओपन है, तो मैं पहले बनाना होगा गॉसियन सरफेस। हेमिस्फीयर का गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस होता है क्लोज फिगर। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो यहाँ से भी जुड़ेगी, ऊपर वाले हेमिस्फीयर से भी जुड़ेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और कहीं ना कहीं नीचे से भी जुड़ेंगी। तो इस पूरे हेमिस्फीयर से, पूरे स्फीयर से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा सर, वो होगा Q/ε0। और एक स्फीयर में कितने हेमिस्फीयर होते हैं, ये जुड़ने वाला 2 हेमिस्फीयर से जुड़ने वाला फ्लक्स है, 2 हेमिस्फीयर से जुड़ने वाला फ्लक्स है Q/ε0। एक ऊपर से भी जुड़ रहा है एक हेमिस्फीयर से, और एक नीचे हेमिस्फीयर से जुड़ रहा है। तो बताओ एक हेमिस्फीयर से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, एक हेमिस्फीयर से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, होगा सर Q/2ε0। कितना हो जाएगा, Q/2ε0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आंसर है। बोलो क्लियर है? चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हैं, इससे बहुत ही अच्छे कंसेप्ट निकल के आते हैं। ये और क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये गॉसियन सरफेस का क्वेश्चन था। एक गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है, तो ये एक स्फीयर एक गॉसियन सरफेस हो गया, और इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो Q है, तो Q/ε0 हो गया। अब ये जो अंदर चार्ज इंक्लोज्ड है, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस पूरे सरफेस से जुड़ेगी, क्लोज सरफेस से, और क्लोज सरफेस से जुड़ने वाला इस फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0 होता है। जो इसके अब एक स्फीयर के कितने हेमिस्फीयर होंगे, 2, तो इससे जुड़ने वाला फ्लक्स है Q/ε0। तो एक हेमिस्फीयर से जुड़ने वाला कितना होगा, Q/2ε0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। ये बहरहाल क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 70। ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 71। उसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का ए कह रहा है एक इन्फिनिटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द वायर एट द सेंटर एट विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन सर्कल परपेंडिकुलर टू द वायर। डिड्यूस एक्सप्रेशन ड्राइव करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए, और ग्राफ प्लॉट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये बताओ इससे r दूरी पर अगर मैं जाऊँ, एक पॉइंट P कंसीडर करूँ, इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा है, कौन है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके वायर के चारों ओर घूम रहा है। क्या कर रहा है, इस वायर के चारों ओर घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर की ओर होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाएगा, ये इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, वो किधर लगेगा फोर्स, बताओगे सर? फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर लगता है mv²/r। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, तभी ये घूम पाएगा, अदरवाइज़ नहीं घूम पाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है Q/E इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। यहाँ चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है λ/2πε0 r। ये ध्यान रखना कितनी होती है बेटा, λ/2πε0 r होती है, इक्वल टू हो गया देखो mv²/r। ठीक है, ये तो इस r से ये तो r कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन E λ/2πε0 इक्वल टू हो गया ये mv²। लेकिन मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा सर? नहीं पड़ेगा। देखो E λ/2πε0 इक्वल टू लिख सकता हूँ ½ mv²। क्या लिख सकता हूँ बेटा, ½ mv² इंटू कितना रहेगा 2,
टू को उधर ले आओ, तो भैया इसे लिख सकता हूँ ई लैम्डा अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू, ये लिख दूँगा हाफ एम वी स्क्वायर। और बच्चों देखो इस हाफ एम वी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गई। क्या गई काइनेटिक एनर्जी, ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी हमारी पास निकल के आई। ठीक है, अब देखो वेरिएशन दिखा जा रहा है ना काइनेटिक एनर्जी का लैम्डा के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी यहाँ देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की। क्यों, क्योंकि ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10 क्या 9। तो काइनेटिक एनर्जी लैम्डा के साथ जो वेरी करेगी वो लीनियरली वेरी करेगी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे दिखा दूँ और ये वेरिएशन दिखा दूँ लैम्डा के साथ, तो बच्चों इसको यही तो दिखाऊंगा मैं, यही तो दिखाऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी लैम्डा के साथ वेरी करेगी, और वो भी कैसी वेरी करेगी, लीनियरली वेरी करेगी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 71। एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन से ये बेसिकली, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखिए आप क्वेश्चन समझिए बहुत अच्छे से, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आप उतनी ही ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, ध्यान रखना। कह रहा है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है जिसके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है रो। तो पहले चलिए एक सिलेंडर बना लेते हैं, एक लॉन्ग सिलेंडर बना लेते हैं। एक सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो आर है, रेडियस आर है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल क्यू है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सिलेंडर इन सर्कुलर पाथ। मान लो यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर आओ और एक चार्ज पार्टिकल रख दो। वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, वो इसके चारों ओर घूमेगा, यही तो करेगा। वो लोग अब तक जो करते हैं यही तो करते हैं। जो चार्ज पार्टिकल है हमारा वो बेसिकली क्या करेगा, इसके चारों ओर घूमेगा। चार्ज पार्टिकल घूमेगा, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल भाई यहाँ पर चार्ज फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, पूरे सिलेंडर में चार्ज फैला हुआ है। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखना। ठीक, अब तुम्हें क्या करना होता है, बात सुनो। इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो बाहर की ओर होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। लेकिन तुम्हें पता है ये चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इधर, तो ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होना चाहिए जो घूम रहा है। ठीक है, तभी तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, यही फोर्स किसकी वजह से बैलेंस होगा सर, यही फोर्स किसकी वजह से बैलेंस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बैलेंस होगा। बताओ, ठीक है, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, तभी ये जो है चार्ज पार्टिकल घूमेगा। क्या करेगा, ये घूमेगा। क्लियर है, ठीक। चलिए सर, तो ये हम क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है सर, इसको mv² अपॉन आर के बराबर रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, Q × E इक्वल टू होता है mv² अपॉन आर। यही करते हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर यार जो है जो चार्ज है Q, ठीक है, ये तो चार्ज हो गया Q, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, ये चार्ज हो गया Q, लेकिन मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है इस पॉइंट पर, इस सिलेंडर की वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी सिलेंडर की वजह से, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो, मान लो ये पॉइंट P है जिस पर चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम प्रॉपर गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। देखना ध्यान से, यही मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। देखिए कॉपी कर लेते हैं और इसको आगे चलते हैं और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है इस पर हमें क्या बनाना है, एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है जिस पॉइंट पर। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐसा करता हूँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है
वो सिंपली है, यहाँ पर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये ऊपर तो ऑलरेडी मेंशन है ही है कि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वो इस सिलेंडर के चारों ओर घूम रहा है, ये तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखना यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट ले लिया था मैंने पी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पर एक गॉसियन सरफेस बना दूँगा। तो भैया सिलेंडर है तो इसका गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही बनेगा। बिल्कुल सर सही है, बिल्कुल सर सही कहा आपने, ठीक है। और इसकी जो दूरी है, इस सिलेंडर की रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। क्या है ये? स्मॉल आर। क्लियर बेटा? जस्ट अ मिनट, ठीक है। कितनी है? स्मॉल आर है। चलिए, तो आप मुझे बताइए इस पर गॉसियन सरफेस पे कितने, ये गॉसियन सरफेस बनाया है, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये सरफेस 1 है बच्चों, ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 3 है। वही करते थे, क्या फॉर्मूला लगाते थे सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस का क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये करते थे। चलो ये बताओ, ये सरफेस जो सिलेंडर है ये कितने सरफेस से इंक्लोज हुआ है? सर 3 सरफेस से इंक्लोज हुआ है। बच्चों हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल सर हुआ है। इसके लिए एरिया एलिमेंट कहाँ लोगे सर? इसके लिए एरिया एलिमेंट लोगे पहले वाले के लिए सॉरी गॉसियन सरफेस पे लेते हैं, है ना। गॉसियन सरफेस पे लेते हैं 1। देखो था मैंने ये लिया है, ये गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, इसको हल्का सा ग्रीन से कर लेता हूँ। ये गॉसियन सरफेस मैंने इंक्लोज किया है, ये गॉसियन सरफेस इंक्लोज किया है, ठीक है। अब देखना ध्यान से सुनो। चलो देखो, सबसे पहले इसके लिए बताओ, इसका एरिया वेक्टर जो लूँगा मैं, इसका एरिया वेक्टर बच्चों, इसका एरिया वेक्टर यही तो होगा। बिल्कुल सर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर निकल रही है, इनके बीच का एंगल थीटा बताओ कितना होगा सर? 90 डिग्री हो गया नहीं हो गया? अब S2 के लिए देखो, S2 के लिए ये बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा सर? एरिया वेक्टर होगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर? 0 होगी। इस सरफेस के लिए बताओ, चलो थर्ड के लिए इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इधर, तो इनका भी थीटा कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री होगा। तो ये बताओ EDS1 cos 90 हो जाएगा। इसको हम इससे कर लेते हैं, EDS1 थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, सरफेस S1 ये हो जाएगा EDS1 cos 90। सरफेस S2 के लिए क्या लिख सकता हूँ? EDS2 cos 0। और थर्ड सरफेस के लिए क्या लिख सकता हूँ? EDS3 cos 90 इक्वल टू इंक्लोज चार्ज कितना है? इंक्लोज चार्ज है Q बराबर रो, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, रो इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q इंक्लोज जो होगा उसको मैं लिख सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम। Q बराबर क्या लिख सकता हूँ बेटा? रो इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। सही है। तो ये बताओ, ये तो वैल्यू हो गई 0 बच्चों, और ये भी वैल्यू भी 0 हो गई। तो क्या बचता है? E इंटू इंटीग्रेशन DS2 इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। कितना हुआ? इसका एरिया कितना है? वॉल्यूम मतलब चार्ज कितने वॉल्यूम में भरा हुआ है बताओ? चार्ज इतने ही तो वॉल्यूम में भरा हुआ है, इसी वॉल्यूम में तो भरा हुआ है चार्ज, केवल और केवल। तो ये वाला वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है सर? πr²। इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी लंबाई कितनी है? मान लो L ले ली, कितनी ले ली? L ले ली, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही, क्लियर है बेटा? हाँ। और इसका एरिया कितना हुआ भाई? ये लेंथ ली है यार, ये L ली है, ये लेंथ L है, और ये वाली लेंथ भी L है। ये अप्रॉक्सीमेट सेम है, गॉसियन सरफेस बनाया ना, ये लेंथ अप्रॉक्सीमेट सेम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना, इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये गॉसियन सरफेस, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? सो इसका भी गॉसियन सरफेस कर्व सरफेस एरिया होगा E इंटू कर्व सरफेस होता है 2πRH 2π यहाँ तक की रेडियस कितनी है? इस वाले गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी होगी? स्मॉल r 2π स्मॉल r इंटू लेंथ है, इक्वल हो जाएगा रो इंटू पाई इंटू कैपिटल R² इंटू L अपॉन एप्सिलॉन। तो बच्चों L से L उड़ा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी सर? पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, ये आएगी रो इंटू R²।
अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब तुमने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया गॉस लॉ का यूज़ करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पुट करना है सर? इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। ये इक्वेशन 1 मान ली थी, मान लो पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में। चलो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो Q इंटू क्या लिखूँगा, Q इंटू ई था इक्वल टू कितना था ये बेटा, mv² अपॉन आर। क्या था? mv² अपॉन आर। तो बताओ Q इंटू ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इक्वल टू हो गया ये mv² अपॉन स्मॉल आर। देखिए स्मॉल आर से स्मॉल आर काट दे। तो यहाँ पर तुमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था। क्या पूछा था? काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये हो गया Q इंटू रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने बताया था हम 1/2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हैं और 1/2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों से कट जाएगा 1/2 से 1/2। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी का पूछा था ना एक्सप्रेशन, तो इसको मैंने बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी आ गई? ये आ गई रो Q आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ गई बेटा? 4 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू निकल के आई है किसकी? काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? आई होप ये समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है 75। देखिए कह रहा है एक स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है बेटा? 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है रेडियस? 12 सेंटीमीटर। जिस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? जिस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिस चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में देने में 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, इस चार्ज की वैल्यू ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर और किसी पॉइंट पर 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, मैंने इसका ग्राफ भी बताया था तुम्हें पता हो तो। सर क्या ग्राफ बताया था? मैंने आपको ये ग्राफ बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कि देखो ये सरफेस होता था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती थी? इनसाइड 0। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q पाई आर स्क्वायर। और इससे आगे जब जाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होता था? घटने आता था। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सही, क्वेश्चन में दे रखा है 18 सेंटीमीटर, स्मॉल आर दे रखा है इसमें कि किसी दूरी पर आउटसाइड 18 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो पहले बताओ फर्स्ट वाले पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो 0 ही हो गया। क्यों हो गया 0? क्योंकि इसके अंदर कोई इंक्लूड चार्ज ही नहीं है, सिंस नो चार्ज इज इंक्लूज्ड। तो अगर आप पॉइंट P को अंदर कंसिडर करते हो और उस पर गॉस लॉ लगाते हो, जैसे ये पॉइंट P बाहर लिया है, अभी इस पॉइंट P को अंदर ले लेते, क्या लगा लेते? इस पॉइंट P को अंदर ले लेते। एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। और इस पॉइंट पर क्या बनाते? जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है गॉसियन सरफेस बनाते और यहाँ पे गॉस लॉ लगा देते। क्या लगा देते? क्लोज इंटीग्रल E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू Q इंक्लोज्ड। Q इंक्लोज तो 0 है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसलिए होता है क्योंकि भैया जो है तुम्हें पता है ये पॉइंट ये था स्फीयर, तो जो भी चार्ज था वो बाहर था, अंदर तो था ही नहीं। और अंदर अगर कोई पॉइंट ले लेते P, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मान लो r दूरी पर ले लेते, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं था। तो क्लोज इंटीग्रल क्या था? वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, इंक्लोज चार्ज 0 है क्योंकि सरफेस पे ही तो चार्ज है, ये चार्ज सरफेस पर है बेटा।
ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो एरिया अगर तुम यहाँ कंसिडर करोगे भी तो एरिया डी जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो एरिया आ जाएगा 4πr², कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा इनसाइड। दूसरा अगर देखा जाए सेकंड अगर एक चीज़ देखी जाए तो देखो सेकंड पार्ट कह रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड द मतलब जस्ट सरफेस पर। तो भैया सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, 1/4πε0 Q/R²। इसकी वैल्यू होती है सर 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.6 × 10⁻⁷। और कैपिटल आर दे रखा है इन्होंने रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो 12 × 12 × 10⁻⁴ हो गया। तो बच्चों से सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तुम्हारा सरफेस पर। ठीक है, क्लियर है। इस सरफेस पर आपका क्या आ जाएगा, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा। किस पे आ जाएगा, ये सरफेस पे निकल के आएगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिया है, ये एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है कौन सा वाला, 75 वाला। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे, ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, तो सॉल्व करिएगा इसको, तो उसके बाद जो भी आंसर आए वो उसका फाइनल आंसर होगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट में कह रहा है आउटसाइड। तो मैंने बताया था आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो पता ही होगा सर 1/4πε0 × Q/r² होती है। ये वैल्यू बताया 9 × 9 है ये। क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन मैंने 1.6 × 10⁻⁷। बेटा स्मॉल आर कितनी थी, 18 × 18 × 10⁻⁴ हो जाएगा। मीटर में ज़रूर बदलना, सॉल्व कर लेना इसको, ये भी आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इसको देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया दे रखा है 25वां क्वेश्चन। ये छोटे छोटे हैं लेकिन कंसेप्चुअल हैं थोड़े से। ये कह रहा है 2 बॉल्स हैं, जैसे ये 2 बॉल हैं, ये 2 बॉल हैं। अगर इनके बीच में हमने 2 इंसुलेटिंग 2 बॉल्स हैं इक्वल पॉजिटिव चार्ज की हैं, आर सस्पेंडेड बाई 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ की। ये स्ट्रिंग से बंधी हुई हैं, चलो ऐसे बांध दिए इसके सेंटर, ऐसे इसको इंसर्टेड बांध दिया है और दोनों पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन द, अब अगर प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दी जाए, देखो दोनों जब लटके हुए थे तो एयर में लगने वाला फोर्स जो होगा वो होगा Q1Q2/r²। मान लो इनके बीच में सेपरेशन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये एयर में था, लेकिन जैसे ही इसे मीडियम में डाल दिया तो एयर में लगने वाला फोर्स होता है F0/K हो जाता है। तो जाहिर सी बात है एयर में अगर मान लो फोर्स 100 न्यूटन है और इस K की वैल्यू 10 है, 10 K की वैल्यू 10 दे रखी है प्लास्टिक के लिए, फॉर प्लास्टिक के लिए मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, 10 न्यूटन आएगा। तो मतलब किसी मीडियम के रखने से जो तुम्हारा फोर्स था वो एयर के कंपेरिजन में घट गया। मान लो एयर में फोर्स अगर 100 न्यूटन है तो प्लास्टिक रखने से 2 प्लेट्स के बीच में, 2 स्फीयर के बीच में रखने से, प्लास्टिक रख देने से इनके बीच में फोर्स घट जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियम परमिशन देगा अपने चार्जेस को, प्लास्टिक है वो अपने चार्जेस को परमिशन देगी कि जाओ जो एयर में रखे हुए चार्जेस हैं उन पर लगने वाला फोर्स को घटा दो। तो जो उसकी परमिटिविटी होगी प्लास्टिक की उतने ही टाइम्स घटाएगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में तो गेज नहीं रखा K की वैल्यू कितनी होगी। मान लो K है अगर मीडियम की परमिटिविटी प्लास्टिक की, तो वो K टाइम्स फोर्स को घटाएगा, तो इसलिए डिक्रीज़ कर देगा। कितने टाइम्स K टाइम्स घटाएगा, ये ध्यान रखना। बस मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, अगर एयर में फोर्स 100 न्यूटन हो और प्लास्टिक की परमिटिविटी 10 हो तो कितना फोर्स घटाएगा, 10 न्यूटन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये कह रहा है कि जो है फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज केप्ट एट डिस्टेंस D प्लेस्ड इन एयर F, फोर्स लग रहा है एयर में लगने वाला F। अगर इन चार्जों को सेम डिस्टेंस पानी में रखा जाए तो क्या फोर्स पे चेंज होगा। भाई देखो पहले 2 पॉइंट थे, मान लो इन 2 पॉइंट पे चार्ज तक, एक पे Q1 एक पे Q2 मान लो, ठीक है बेटा, और ये दोनों एक दूसरे से D डिस्टेंस पे थे, तो इन पर लगने वाला फोर्स एयर में जो होता है वो होता है F0। अब इन्हीं 2 चार्जेस के बीच में, ये तो पहले एयर थी तो एयर में लगने वाला तो फोर्स होता है F0। अब यही 2 चार्ज Q1 Q2 इनके बीच में पानी भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए भाई, पानी भर दिया जाए। भैया पानी भर दोगे
दो चार्जेस के बीच में, तो पानी भरने से क्या होगा, तो जो तुम्हारा अब मीडियम के द्वारा लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, F0/K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पानी की परमिटिविटी कितनी होती है, 80 होती है, याद रखना। अगर मान लो एयर में फोर्स 800 न्यूटन है, मान लिया, ये दे नहीं रखा है, तो लगने वाला पानी के द्वारा फोर्स कितना होगा, फोर्स एयर में लगने वाला फोर्स 800 लिख दो, कितना हो जाएगा, फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा। कहने का मतलब मीडियम, मतलब पानी में अगर दो चार्जेस को प्रेस कर दोगे तो जो एयर में फोर्स था, ठीक है, उसके कंपेरिजन में जो मीडियम में फोर्स होगा वो 80 गुना घट जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 1/220 टाइम्स फोर्स हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स। तो 80 गुना अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स 800 से घट के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल 17 कह रहा है, क्या कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पानी के लिए दे रखा है 80, तो बताओ परमिटिविटी क्या होगी। परमिटिविटी आइए, मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन पूछ रहा है। तो बेटा एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और के की वैल्यू होती है 80। सॉल्व कर लो, ये जो आंसर आ रहा है 7.083 इंटू 10⁻10, ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है, ये मैंने भी ये वाले क्वेश्चन बताया था। ये कंसेप्ट देख लो, एग्जाम्पल 51 देख लो, इसमें बताया था मैंने आपको कंसेप्ट कि जो मैग्नीट्यूड होता है, चलो इससे कर लेते हैं, येलो से। जो मैंने बताया था मैग्नीट्यूड जो होता है ऑफ चार्ज का, ये कंसेप्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि इस Q2 चार्ज से, देखो Q2 चार्ज से कितनी लाइन निकल रही है, Q2 से निकल रही है 18 लाइन, 6 और 6 18 लाइन। तो 18 लाइन हो गई, तो Q2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, 18 हो गई। ऐसी Q1 से कितनी निकल रही, Q1 पे कितनी आ रही हैं सर, 6 लाइन आ रही हैं, तो Q1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया सर, 6 हो गया। अगर मुझसे रेशो पूछा है Q1 और Q2 का, तो क्या लगूंगा सर, 6/18, तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब जिस पे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है, जिस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो कैसा चार्ज होगा सर, नेगेटिव होगा। और जिस चार्ज से बाहर निकल रही है तो ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये नेचर भी बतानी थी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। चलो, ये क्या कह रहा है, एक आर्बिट्रेरी सरफेस लो इंक्लोज डाइपोल, कितना फ्लक्स होगा। देखो एग्जाम्पल 52, एक आर्बिट्रेरी सरफेस ले लो, आर्बिट्रेरी ऐसा कोई सरफेस ले लो, एक ये से गॉसियन सरफेस ही बोल रहा हूँ, गॉसियन सरफेस। एक आर्बिट्रेरी ले लिया है, कोई स्फेरिकल नहीं लिया, ऐसे ले लिया, इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया है। ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस कितना होता है, थ्रू ए क्लोज सरफेस तो गॉसियन सरफेस हो गया ना, रैंडम सरफेस। इसके अंदर इंक्लोज चार्ज जो भी नेट चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज अंदर कितना है, -Q + Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर कितना आएगा, फ्लक्स 0 आएगा। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 54 देखो, ये कह रहा है कि बताओ फ्लक्स कितना होगा थ्रू द स्फीयर एस से, इस एस सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनो, एक ये हमारे पास रैंडमली सरफेस था, यहाँ पर चार्ज दे रखा था +2Q, यहाँ पर चार्ज दे रखा था -Q, और बाहर चार्ज दे रखा था +3Q। तो ये एक रैंडम सरफेस है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से गॉसियन सरफेस हो गया, रैंडम सरफेस। इस रैंडम सरफेस के अंदर जो इंक्लोज चार्ज है वो आपको देखना है कितना इंक्लोज चार्ज है, वो कितना हो गया, 2Q - Q/ε0। तो बच्चों रैंडम सरफेस के अंदर जो है वो Q/ε0 होगा। सर आप कहेंगे सर 3Q को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है ना, ये बाहर है, हमें तो अंदर चाहिए, इंक्लोज चार्ज चाहिए, तो इसलिए लिखा है 2Q - Q। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 55 देख रहा है, दो चार्ज है -2Q + Q, एक चार्ज रखा है -2Q, ये कितनी दूरी पर रखा है, 1,0 पे, और दूसरा चार्ज रखा है 4A, 0 पे।
कितने पे रखा है 4a, 0 पर। तो ये दूरी तो हो गई 4a, और ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई a। सही है। क्या कह रहा है, फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। कह रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। एक रेडियस 3a का, 3a रेडियस यही तो होगी इसी बीच में, 3a रेडियस का एक स्फीयर बना दिया इन्होंने। तो देखो बेटा 3a रेडियस का स्फीयर ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। ये 3a रेडियस का एक स्फीयर बनेगा, ठीक है भाई। ये तो अब मुझे बताओ इसके अंदर इंक्लूज, ये गॉसियन सरफेस बन गया एक तरीके से, ये गॉसियन सरफेस हो गया। आपको ये देखना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज कितना होगा, इससे जुड़ने वाला फ्लक्स, भाई यही वाला तो बनाएगा चार्ज जो इसके अंदर इंक्लोज्ड है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना है, -2Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल है फ्री टू मूव, इट्स प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्लेन अलोंग विद द डायग्राम इट्स मोशन व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड। एक डाइपोल है, ऐसे मान लो एक डाइपोल है, ये -Q चार्ज है और ये +Q चार्ज है, ठीक है बेटा। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आप, इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो ये बताओ यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो तो -Q से +Q होती है, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 हो गई, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है देखो P sin थीटा, और थीटा जो होता है ये एक एंगल होता है बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। तो यहाँ पे तो थीटा 0 है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। जब टॉर्क 0 हो जाएगा तो कोई रोटेशन ही नहीं करेगा डाइपोल, तो नो रोटेशन। दूसरा कह रहा है कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, इस पर नेट फोर्स होगा देखो F - F, दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, तो 0 हो गया। तो कोई लीनियर मोशन भी होगा, नो लीनियर मोशन। कोई डाइपोल घूमेगा भी नहीं, ना रोटेट करेगा ना लीनियरली मोशन करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बी पार्ट देख लो इसका। बी पार्ट में कह रहा है परपेंडिकुलर है अगर फील्ड के, तो कोई डाइपोल है, अगर मान लो ऐसे डाइपोल है, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। अब आप मुझे बताओ इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स तो इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ये क्या करेगा, इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा। डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कितनी है, इधर है। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, P × E sin थीटा। यहाँ वेक्टर P और वेक्टर B की एंगल कितना है, थीटा 90 है। तो भैया टॉर्क तो लगेगा इस पर मैक्सिमम, क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा P × E sin 90। तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क मिलेगा आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, ये मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, सही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क लगेगा तो डाइपोल रोटेट करेगा, बिल्कुल जो है डाइपोल इसको घुमा देगा, डाइपोल रोटेट कर देगा, इसको रोटेट करेगा, डाइपोल रोटेट करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, डाइपोल घूम जाएगा। लेकिन अभी भी तुम देख रहे हो इस पर नेट फोर्स तो अभी भी 0 है, कोई लीनियर मोशन नहीं होगा, नो लीनियर मोशन, क्योंकि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स भी यूनिफॉर्म लगता है, तो इसलिए जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे तो कोई घुमा ही नहीं पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो भैया एक्सप्रेशन तो डाइपोल का तुम बना ही लोगे, ये सर ये जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाने लगता है, ध्यान रखना, इस पर फोर्स लगता है इधर, और इस पर फोर्स लगता है इधर, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेटा ये,
ये डाइपोल लेंथ होती है 2L, ये एंगल मान लिया किसी डाइपोल थीटा एंगल पर प्लेस करा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो ये जो दूरी होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होती है 2L sin थीटा। क्या होती है? 2L sin थीटा होती है। टॉर्क का फॉर्मूला जानते हो जनरली, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। फोर्स जो लगता है पॉजिटिव चार्ज पे क्यू ही लगता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है 2L sin थीटा। तो बच्चों देखो Q इंटू 2L को क्या लिख सकता हूँ? P sin थीटा। ये मेरा टॉर्क लगता है जनरली, क्या लगता है? ये टॉर्क लगता है P sin थीटा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली मैं करा चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने को मैंने दोबारा से इसको बता दिया। अब ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि डायग्राम के थ्रू ये ओरिएंटेशन दिखाना है कि कब टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपको पता है थीटा की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। और थीटा की वैल्यू 90 जब हो सकती है जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो। ये -Q है, ये +Q है। ये डाइपोल ऐसे तरीके से रखा हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है डाइपोल मोमेंट की तरह होगा सर, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। अब इनका बीच का थीटा एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो भैया टॉर्क कितना लगेगा? मैक्सिमम लगेगा ना, क्यों? क्योंकि सर थीटा की वैल्यू sin 90 पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है, इसलिए टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? P होगी। तो वो डायग्राम से शुरू करना था। और वो कह रहा है कि टॉर्क हाफ कब होगा? बेटा sin 30 की वैल्यू कब होता है ना, अगर तुम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी 30 डिग्री एंगल पर रख दो, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हमने, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा देखो इधर, टॉर्क का फॉर्मूला था P इंटू ई sin 30। sin 30 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क हो गया हाफ। क्या लग गया? ये टॉर्क हाफ लग गया। अब टॉर्क 0 कब होगा बेटा? टॉर्क 0 क्या होगा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस है कि अगर डाइपोल घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, तो उस केस में याद रखना, उस केस में थीटा जब 0 हो जाएगा तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा ना। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा। थीटा की वैल्यू 0 हुई तो टॉर्क क्या हो गया? 0। ये ध्यान रखना, क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11। ये तीनों केस थे, तीनों केस पूछे हैं। मैक्सिमम वैल्यू हाफ कब होगी? हाफ जब होगी जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पर रखोगे। मैक्सिमम कब होगी? जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखोगे। और 0 कब होगी? जब डाइपोल को घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आओगे, तब टॉर्क 0 होगा, ठीक है। तो इन्हें डायग्राम से शो करना था बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ग्राफ को प्लॉट करना है, जो फोर्स और 1/r² के बीच का ग्राफ बनाना है। उसमें 2 चार्जेस ये दे रखे हैं, और ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इंटरप्रेट करना है ग्राफ ऑफ नीट, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको कंसेप्ट ये है, इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है बेसिकली 1/4π ε0 Q1 Q2/r²। तो जो ग्राफ बनाना है बेसिकली वो फोर्स और 1/r² के बीच में बनाना है। तो ये बताओ, ये फोर्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 Q2/4π ε0 इंटू 1/r², ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। तो ये एक तरीके से कंपैरिजन कर लो, y ये है, ये m है, और ये x है। x एक्सिस पे तो इन्होंने 1/r² को रखा है, और y एक्सिस पे उन्होंने फोर्स को रखा है, और बाकी का जो इसमें ये दे रखा है ये बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से सुनो। तो देखो स्लोप क्या है यहाँ पे? स्लोप होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, क्योंकि ये 1/4π तो कांस्टेंट है, इसे तो रहने दो, लिखो ही मत। तो स्लोप जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस का स्लोप है। अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस का स्लोप, भाई स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। तो देखो पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस अगर देखा जाए 1 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम के लिए देखा जाए, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 1 × 2, सही है। तो इसका प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव, तो स्लोप जाएगा पॉजिटिव। और कैसा जाएगा? लीनियर। दूसरे का स्लोप देखो, दूसरे के लिए देखो, ये तो इसके लिए हो गया। दूसरे के लिए दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम इंटू -3 माइक्रोकुलाम, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट अगर करूँगा Q1 Q2, तो 2 × -3 करूँगा, तो कहीं ना कहीं स्लोप नेगेटिव आएगा।
तो ये नेगेटिव स्लोप आएगा। अब इसमें भी इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर आप देखें तो स्लोप इसका पॉजिटिव जा रहा है, इसका नेगेटिव जा रहा है। क्लियर है? ये तो ग्राफिकली आपको शो होने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, एक मिनट और देखिए तो ये नेगेटिव शो कर रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 6 और बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2। तो इसमें ये बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किसका कम है। दो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। तो अब ये बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। y=mx का ग्राफ कैसा बनता है सर? ये y होता है, ये x होता है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो m की वैल्यू ऐसी होगी। ये y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ बनता है, यही तो बनता है y। अब मुझे बताओ अगर मैं फोर्स का ग्राफ बनाऊँ 1/r² के साथ, 1/r² के साथ, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। यहाँ पे y की जगह f रखा है, देखो y की जगह f रखा है, यहाँ y की जगह f रखा है, और देखो यहाँ पे x की जगह 1/r² रखा है। सही है? तो दो चार्जेस दे रखे हैं क्वेश्चन में आपको, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। तो इनका प्रोडक्ट ही तो इसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है और वो स्लोप पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, स्लोप की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको जो मिलेगा, ये फोर्स कैसा मिलेगा? रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो है मैग्नीट्यूड ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो यहाँ क्या मिलेगा? रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। कैसे मिलेगा? रिपल्सिव फोर्स। दूसरा, इनके बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है और इसका स्लोप ज़्यादा मिलेगा थोड़ा। देखो इनकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कम होगी यार, ये θ1 होगा तो ये θ2 होगा। तो यहाँ पे देखो ये स्लोप मिल रहा है, ये स्लोप 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे स्लोप 2 है। तो ये θ1 की वैल्यू कम दिखाई है मैंने, स्लोप कम दिखाया है, इसका स्लोप ज़्यादा दिखाया है। और ये कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। सर क्यों होगा सर? क्योंकि बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे सर? 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, यही तो थे। तो याद रखियो इसका प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो चार्जेस का प्रोडक्ट स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से देखो ना भाई, F बराबर होता है 1/4π Q1 Q2/r², Q1 Q2/4π 1/r² लिख देंगे। इसके कंपेरिजन कर देंगे y=mx से। ये पूरी टर्म एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें 1/4π कॉमन है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो स्लोप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, और इनका मैग्नीट्यूड देखो तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा। लेकिन यहाँ का मैग्नीट्यूड देखो यार, माइनस का इंडिकेट क्या है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो देखो स्लोप नेगेटिव नीचे दिखा दिया है, ये दिखा दिया है स्लोप नेगेटिव। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 6, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो यहाँ स्लोप ज़्यादा दिखाया यार, Q2 ज़्यादा दिखाया। ठीक है, तो इसलिए ये एंगल ज़्यादा दिखाया मतलब। क्लियर है? इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेटिव करवा रहा था। तो ये पूछ भी रहा है कि अगर है तो ये बताओ ग्राफ से इंटरप्रेट करना था, ग्राफ से इंटरप्रेट कर दिया। क्या कर दिया हमने? ग्राफ से इंटरप्रेट कर दिया। ठीक है, अगर हम पहले वाले इस पे निकालें फोर्स, इस पे फोर्स कितना था? जो रिपल्सिव फोर्स था वो होगा 1/4π, मतलब K Q1, सही है भैया, K Q1 Q2 अपॉन K, मान लो इनकी दूरी r² थी। एट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा भैया? सर एट्रैक्टिव फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन r²। अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं रिपल्सिव फोर्स में और एट्रैक्टिव फोर्स का डिवाइड कर दूं तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे? सर देखो K अपॉन r², K इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन के r² इंटू ये हो जाएगा r² अपॉन, उल्टा कर देंगे, K इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कट गया, इस 2 से 2 कट गया, ये इस K अपॉन r² से K अपॉन r² कट गया। तो रिपल्सिव फोर्स जो होगा अपॉन एट्रैक्टिव फोर्स कितना आ गया? ये 1/3 आ गया। तो एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा? 3 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस ज़्यादा आ रहा है ना एट्रैक्टिव का, इसलिए एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जाम्पल 10, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल 10 में ये क्या कह रहा है कि इसमें मोमेंटम की बात जनरली बात कर रखा है, ठीक है, ठीक है, करिए।